हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी के आपके दो चैप्टर्स हैं, एक तो ये जो हमने स्टार्ट किया है दैट इज द प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट विल बी द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये दो जो चैप्टर्स हैं ये अभी लास्ट कुछ 2 to 3 ईयर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। मतलब अगर हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि कुछ टफ पूछा जाए क्वेश्चंस, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। बस आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए और इजीली आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हमने ये देखा कि आखिर बायोटेक्नोलॉजी है क्या। जहां हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप दो चीज़ें इंक्लूड करते हो, उसी बेसिस पर पूरी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो टिकी हुई है। और वो दो चीज़ क्या थी बेटा, एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये हमने कर लिया था। फिर हमने किया कि हमने ये देखा कि हमारे साइंटिस्ट थे कौन से बेटा, कोहन एंड बोयर, जिन्होंने 1972 में एक रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया। ये फर्स्ट स्टेप था जिससे हमें लगा कि हाँ, हम बायोटेक्नोलॉजी ये टेक्निक यूज करके हम बहुत सारी चीज़ों में जो है आगे कुछ कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली प्लाज्मिड को यूज किया। प्लाज्मिड क्या था बेटा, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल। ठीक है, जो नॉर्मल एक बैक्टीरिया है उसका खुद का एक जीनोम है, उसके अलावा एक और वहां पर क्रोमोजोम रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मींस उसके पास कैपेबिलिटी है टू डिवाइड हिम इटसेल्फ। ठीक है, तो प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग वो है। ठीक है, जिसकी वजह से उसको हम यूज करते हैं एज वेक्टर। ठीक है, वेक्टर मैंने आपको बताया था, वेक्टर क्या होता है, जैसे मलेरिया की हम बात करते हैं, मलेरिया फीवर होता है तो उसके अंदर हम बात करते हैं कि जो फीमेल एनोफ्लिस जो है इट एक्ट एज अ वेक्टर, जो कि प्लाज्मोडियम को हमें देता है, मीन वो प्लाज्मोडियम को लेकर जाता है। सिमिलरली जो प्लाज्मिड हैं, अगर मैं कहती हूं कि दे एक्ट एज वेक्टर, इसका मतलब ये है कि हम जो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या बेटा, मान लो कि एक जीन है उसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि उस जीन की हम बहुत सारी कॉपीज बना लें, सिंपल समझ लो, उस जीन की हम बहुत सारी कॉपीज बनाएं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस जीन को उस प्लाज्मिड के साथ कंबाइन कर देंगे। उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब प्लाज्मिड के साथ जब कंबाइन कर दिया, अब जो प्लाज्मिड के साथ नया जो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया है, अब उस प्लाज्मिड को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दैट इज आरडीएनए। अब इस प्लाज्मिड को जो है दूसरे किसी बैक्टीरिया में डाला जाएगा, और ये प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया के अंदर जाकर क्या करता है, डिवाइड करता है, मींस अपने क्लोन्स बनाता है। ये एक बेसिक है पूरी बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं। आज हम इसी चीज को अच्छे से करेंगे, एक एक स्टेप करेंगे कि आखिर जो हम कह रहे हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो इसको हमने लिया कैसे, प्लाज्मिड के साथ कंबाइन कैसे किया। ठीक बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट विल बी द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा, तो आज हम करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कौन से टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। फिर हम इस टूल्स में से ही एक टूल डिस्कस करेंगे, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक, और फिर हम करेंगे बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम जो हैं कौन से टूल्स यूज करते हैं इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा टूल है दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंजाइम है ये एक, जिसके बारे में आज पूरा डिस्कशन करने वाले हैं हम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, पहला एंजाइम तो हो गया बेटा ये वाला। दूसरा होता है आपका पॉलीमरेज एंजाइम, जिसका यूज हम करेंगे पीसीआर में। ठीक, फिर होता है आपका थर्ड एंजाइम दैट इज डीएनए लाइगेस। ठीक,
फिर हम बात करेंगे डीएनए लाइगेज हो गया बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, देन आप बात करोगे बेटा वेक्टर्स की, और उसके बाद होस्ट, जो हम यूज करेंगे जिसमें अल्टीमेटली जो रिकॉम्बिनेंट हमने डालना है दैट इज होस्ट ऑर्गेनिजम्स। सो ये कुछ जो है आपके टूल्स हैं, जब आप एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं तब इन सब की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ये हर एक चीज जो है आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन सी है बेटा टूल्स, कौन से हम याद रखेंगे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज एंजाइम, देन डीएनए लाइगेज, वेक्टर एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म। इतनी बात क्लियर है? चलो फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखो बेटा, जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि इसको आखिर डिस्कवर कैसे किया गया था। तो आपको ये समझना है, पहले समझ लो कि 1963 ईयर के अंदर हमारे कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जो इकोलाई है, इकोलाई इज अ बैक्टीरिया, आपको पता है, ठीक है। जो इकोलाई है इट कैन रेजिस्ट द अटैक ऑफ द बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज क्या होता है बेटा? बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होती हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करती है। अभी तक तो हम यही समझ रहे थे ना, वायरस ने अटैक कर दिया प्लांट को, एनिमल को और हमें, बट बैक्टीरियोफेज ऑफ कोर्स आपने पढ़ा होगा। बैक्टीरियोफेज क्या होता है बेटा? वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को अटैक करती हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो जब वो वायरस बैक्टीरिया को अटैक करती थी, ऑफ कोर्स वायरस कैसे काम करती है कि उनके जो जीनोम है उस पर अपना कंट्रोल कर लेती हैं, फिर कॉपीज बनाती है, ये काम होता है। बट ये देखा गया कि जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो जो है इस बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन को रेजिस्ट कर सकता है। मींस अगर बैक्टीरियोफेज आकर उसको इन्फेक्ट करती है तो भी इकोलाई जो है सरवाइव कर जाता है, और बल्कि जो वायरस है वही अपना काम नहीं कर पाती। तो ये कैसे हुआ? ठीक है, तो साइंटिस्ट ने देखा कि जो आपका इकोलाई बैक्टीरिया है इसके पास दो टाइप के एंजाइम होते हैं। जो इकोलाई बैक्टीरिया बेटा इसके पास दो टाइप के एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? तो उन दो एंजाइम्स का नाम रखा गया, एक था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और दूसरा था बेटा मिथाइलेज, या यूं कह लो एक मिथाइलेटिंग एजेंट, ठीक है। अब इनका काम क्या था? देखो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का इसका काम क्या होता है? डीएनए को कट करना। अभी सिंपल समझ लो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है इसका काम होता है कि आपका जो क्रोमोसोम है, जो डीएनए है, उसको कट कर देना, ऐसे फ्रैगमेंट्स बना देना उसके, ये इसका काम है, ठीक। अब इसको फर्क नहीं पड़ता, इसके सामने जो भी जीनोम आ जाए, जो भी क्रोमोसोम आ जाए, ये उसको कट कर देगा। इसका काम ही है कट करना। तो कोई भी डीएनए फ्रैगमेंट आया ऐसे लंबा सा, ये जाके कट कर देता है, ठीक है जी। तो अगर ये कट कर देता है और जब इकोलाई के अंदर ही प्रेजेंट है, तो भाई ऐसे भी तो हो सकता था ना कि ये जो इकोलाई का खुद का जो जीनोम है, खुद का जो क्रोमोसोम है उसको कट कर दे, है ना, ये भी कर सकता था। तो इसके लिए इकोलाई के पास एक अलग से एक और एंजाइम होता है, दैट इज मिथाइलेज, जो एक मिथाइलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। मींस वो जो आपका इकोलाई का जो खुद का जीनोम था उसके ऊपर बेटा मिथाइल ग्रुप लगा देता है, CH3 ग्रुप। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक खासियत है कि ये कोई भी मिथाइलेटेड जीनोम को कट नहीं कर सकता है। याद रखेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है मिथाइलेटेड जीनोम को कट नहीं कर सकता। तो इकोलाई क्या करता है कि खुद के जीनोम के पास तो वो क्या लगा लेता है? मिथाइल ग्रुप लगा लेता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसके पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो उसके जीनोम को तो नहीं कट कर सकता। बात खत्म। फिर अभी आप याद रखो, जब हमने एड्स किया था, है ना, तो HIV वायरस का मैंने आपको क्या बताया था? HIV क्या करता है, जो अपना उसका खुद का जो वायरल जीनोम होता है वो अपने दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पर भी बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। तो यहाँ पर वो जो वायरस है, बैक्टीरियोफेज जो है, वो क्या करता है बेटा? अपना जीनोम उसने इकोलाई में फेंका, डाल दिया भाई,
डाल दिया। वो तो बड़ा खुश था कि हम इकोलाई का इन्फेक्शन करेंगे, उसकी मशीनरी पे काबू कर लेंगे, बट इकोलाई के पास क्या था? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब जो बैक्टीरियोफेज ने, जो उस वायरस ने अपना जीनोम दिया, उसके पास मिथाइल ग्रुप नहीं था। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कहा अरे तुम्हारे पास मिथाइल न्यूक्लियस नहीं है तो मैं तुम्हें कट कर देता हूं, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने जाकर उसको क्या कर दिया? कट कर दिया। तो अब वो किसी काम का नहीं रहा। तो इस तरीके से इकोलाई जो है खुद को इस बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन से बचा लेता है। सो यहीं से डिस्कवर हुआ पूरा का पूरा आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि आज हम यूज कर रहे हैं हमारी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आई बात समझ? अच्छी थी स्टोरी, ठीक है? तो इस स्टोरी को लिख लेते हैं फिर। तो 1963 में क्या हुआ? सो आप लिखो बेटा, इन 1963 के अंदर देखा गया कि दो एंजाइम्स आइसोलेट किए गए। टू एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम ई कोलाई बैक्टीरिया। दो एंजाइम जो हैं आइसोलेट किए गए फ्रॉम द ई कोलाई बैक्टीरिया, विच, जो ये क्या करते थे, विच रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, विच रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब हम इन दो एंजाइम्स के नाम लिख देते हैं। ये दो एंजाइम कौन से थे बेटा? एक तो था आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वन वॉज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा क्या था आपका? मिथाइलेटिंग एजेंट, दैट इज मिथाइलेज। ये थे आपके वो एंजाइम्स। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता था? इट कैन कट द डीएनए फ्रैगमेंट। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है बेटा? इट कैन कट द डीएनए फ्रैगमेंट। सो आप क्या लिख सकते हो, या आप यूं इसको लिख सकते हो, एक प्रॉपर वर्ड जो हम यूज करेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि ये जो मिथाइलेटेड डीएनए होता है उसको कट नहीं कर सकता। सो हम यहां पे क्या लिखेंगे? इट कट द नॉन मिथाइलेटेड डीएनए। इसमें लिखो आप, इट कट द नॉन मिथाइलेटेड डीएनए। क्या करता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? क्या करता है बेटा? इट कट द नॉन मिथाइलेटेड, कट द नॉन मिथाइलेटेड डीएनए। तो ठीक है, लेकिन हम जब यहां पर बात कर रहे हैं तो हम ये लिखेंगे इट कट द नॉन मिथाइलेटेड वायरल डीएनए। जो वायरल डीएनए था एंडोन्यूक्लियस के अंदर, जो ये बैक्टीरियोफेज ने दिया था अपना, वो नॉन मिथाइलेटेड था, मिथाइल ग्रुप नहीं था उसके पास। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? उसको कट कर देता है। ठीक है, और जो मिथाइलेटिंग एजेंट, जो मिथाइलेज है, ये क्या करता है? इट ऐड अ ग्रुप ऑफ मिथाइल टू द ई कोलाई जीनोम। जो अपना खुद का उसका जीनोम है ई कोलाई का, उसके साथ मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। मीन्स उसको, जो वहां का जो डीएनए है उसको क्या कर देता है? मिथाइलेटेड कर देता है। सो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? इट ऐड द, इसमें लिखो बेटा, इट ऐड द मिथाइल ग्रुप टू, it add the methyl group to the genome of methyl group to genome of E. coli। ठीक है,
ये क्या कर देता है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। फिर आपको एक बात याद रखनी है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो सिर्फ नॉन मिथाइलेटेड जेनेटिक मटेरियल को कट कर सकता है, मिथाइलेटेड को नहीं कर सकता। चलो इसको एक डायग्राम सा बनाते हैं बढ़िया सा, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा थोड़ा, ठीक है। देखो मान लो बेटा मैं ये कह देती हूं कि ये जो है दिस इज ई कोलाई, ये क्या है बेटा, ई कोलाई है। अब इस ई कोलाई पर क्या हुआ, ई कोलाई पर आकर जो है एक आपके इसने बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया, बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया। ये बैक्टीरियोफेज का क्या था, वायरल जीनोम था जो इसने यहां पर दे दिया अपना, ठीक है। सो दिस इज द, ये क्या है बेटा, वायरल जीनोम, ठीक। और ये जो है ये क्या है, बैक्टीरियल जीनोम। इसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिनल ई कोलाई जीनोम। ये ई कोलाई का जीनोम है, ये वायरस का जीनोम है। चलो जी ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो आपका मिथाइलेटिंग एजेंट या मिथाइलेज है, ये क्या करता है बेटा, इसके पास जो है, इसके पास ऐड कर देता है CH3 ग्रुप। क्या कर दिया बेटा, CH3 ग्रुप। तो ये जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक, ये जो ई कोलाई का जीनोम है, ये कैसा हो गया है, मिथाइलेटेड। ये क्या हो गया बेटा, मिथाइलेटेड हो गया। तो एक तो बात हो गई ये कि मिथाइलेज ने तो ये काम कर दिया। इसके अलावा जो दूसरा एंजाइम जो यहां पर प्रेजेंट है, जो दूसरा एंजाइम यहां प्रेजेंट है, ये क्या है, दिस इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये इसके पास जाता है और इसको कर देता है कट। सबसे पहले हम लिख देते हैं दिस इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये क्या बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। ये इसके पास जाएगा और इसको ऐसे ऐसे कर दिया इसने कट, ठीक है। इसने इसको क्या कर दिया बेटा, कट। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया है, इट कट्स दी नॉन मिथाइलेटेड वायरल जीनोम। समझ आ गई बात, फिर से देखो एक बार, फिर से देखो क्या हुआ है। ये आपका ई कोलाई का बैक्टीरिया था, इसके ऊपर जो है इन्फेक्शन हुआ किसका, बैक्टीरियोफाज का। दिस इज बैक्टीरियोफाज। आगे दे बच्चों को याद ही नहीं होगा, लिख लो बेटा इसको, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियल सेल। एक ऐसी वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती है, वो बैक्टीरियोफाज आया, उसने अपना क्या किया, अपना जीनोम जो है इस सेल के अंदर देख दिया। ये ऑरेंज वाला जो है ये वायरल जीनोम है, ये ऑरेंज वाला क्या है, वायरल जीनोम है, ठीक है जी। अब वायरल जीनोम तो है, तो हमारा जो ई कोलाई था इसके पास एक एंजाइम था, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जाता है इस वायरल जीनोम के टुकड़े टुकड़े करके उसको खत्म कर देता है। चलो ठीक है। फिर हमने दूसरी बात की, भाई ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का तो काम है कि इसने जो वायर डीएनए फ्रेगमेंट्स है उनको कट करना है, डीएनए को कट करना है। तो भैया इसको क्यों नहीं करता, ये इसको इसलिए नहीं करता क्योंकि जो हमारा वायरल जो ई कोलाई का खुद का जीनोम था, इसको मिथाइलेज एंजाइम ने क्या कर दिया है, मिथाइलेटेड कर दिया है। इसके ऊपर ये CH3 ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा, CH3 ग्रुप लगा दिया। तो ये कैसा हो गया है, मिथाइलेटेड। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसको तो कट नहीं कर सकेगा और उसको कट करके इसने खुद को इस वायरस के इन्फेक्शन से बचा दिया। तो यहीं से डिस्कवरी हुई किस, कौन से एंजाइम की, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। किसकी डिस्कवरी हुई बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। क्लियर है ये बात,
क्लियर बेटा? इसको बहुत अच्छे से एक बार देख लो, क्लियर है बात? चलो अब हम स्पेशल इस पे करेंगे फोकस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे। अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो ये जो एंजाइम है इट कम्स अंडर अ लार्ज ग्रुप क्लास ऑफ एंजाइम जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियेजेस, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियेजेस। उसी क्लास के अंदर से एक एंजाइम निकाला गया है दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ये दो टाइप का होता है, इट इज टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड द टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। चलो हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ये क्या है? इट बिलोंग्स टू द large class of enzymes जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियेजेस। लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम जिसे कहा जाता है न्यूक्लियेजेस। अब अगर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो ये 2 टाइप्स का होता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो 2 टाइप्स का होता है। वन इज टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो यहां लिख देते हैं हम टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब दोनों में फर्क क्या है आपको ये समझना है। एक बात समझ लो बेटा, एक नॉर्मल सी अभी बात आती है, इसको पूरा डिस्कस करेंगे, वैसे हम पहले बता देती हूँ मैं आपको। देखो जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट होता है ऑफ कोर्स ऐसे 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 होता है, ठीक है, बट मैं इसको सीधा बना रही हूँ, ठीक है, एक बार मैं इसको सीधा बना रही हूँ, ठीक। तो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट कुछ ऐसा होता है, बीच में क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जो है ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं डीएनए के एक दूसरे से अटैच होते हैं। याद आ रहा है आपको? डबल हाइड्रोजन और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, चारगफ रूल जो हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग, याद आ रहा है? चलो ठीक है, तो ये हमारा डीएनए सेगमेंट है। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, मान लो ये एंजाइम है, ये आता है और ये क्या करता है? पहले इस पूरे जो फ्रेगमेंट जो आपका स्ट्रैंड है डीएनए का उसको करता है इंस्पेक्शन, पता है ना, जब आपके स्कूल के अंदर इंस्पेक्शंस होती होंगी, जब आप स्कूल में होते हो आपके नेल चेक होते हैं, ड्रेस चेक होती है, कोई इंस्पेक्टर आता है या टीचर आती है और आपका सब चेक करती है। तो वैसे ही जो आपका ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये आता है, पूरा का पूरा फ्रेगमेंट जो है वो चेक करता है। कर लिया जी इसने चेक? चलो ठीक है। अब चेक करने के बाद, अच्छा बेटा एक मिनट, यहाँ न्यूक्लियेसिस की जब हम बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पे हम दो इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक्सोन्यूक्लियस। अभी हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं ना, तो अभी हम पहले बात करेंगे, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एंडोन्यूक्लियस, सॉरी, और एक होगा बेटा एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। अभी हमने क्या बोला? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है इट कम्स अंडर अ क्लास ऑफ एंजाइम जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जो टाइप है 1 2 वो भी बताऊंगी, बट पहले आप ये देखो कि जो न्यूक्लियस जो हम पूरी क्लास कह रहे हैं इसके अंदर भी 2 टाइप के एंजाइम आते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। पहले आपको ये समझ लो, ठीक है, फिर बाद में वो करते हैं, ठीक है। चलो अब हम कहते हैं कि एक न्यूक्लियस एंजाइम आता है। अगर मान लो कि ये है एक एंडोन्यूक्लियस, एंडो मतलब क्या होता है? बीच में। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो का मतलब क्या होता है बेटा? साइड में, ठीक। अगर मान लो, चलो यहीं पे बना देते हैं, मान लो कि ये जो है ये एक एंडोन्यूक्लियस है, तो ये है आपका एक डीएनए फ्रेगमेंट।
डीएनए फ्रेगमेंट है। तो जब ये एंजाइम आएगा, जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आता है बेटा, वो क्या करता है, इसको हमेशा बीच में से कट करेगा और इसके हो जाएंगे आपके ऐसे दो पार्ट्स। समझ आई? जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो हमेशा ही इस डीएनए फ्रेगमेंट को या डीएनए स्ट्रैंड्स को बीच में से कट करेगा। वैसे ही अगर हम बात करते हैं एक्सोन्यूक्लियस की, अगर मैं बात करती हूं एक्सो, एक्सो मतलब एग्जिट से याद रख लो, एक्सो जो एंड में काम करेगा, ठीक है। तो ये है आपका डीएनए सेगमेंट ज्वाइंड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब यहां पर जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा, वो बिल्कुल जो लास्ट वाला जो बेस पेयर होता है ना, ठीक है, ये इसके ऊपर काम करेगा और ये इसको यहां से अलग कर देगा, ये इसको यहां से अलग कर देगा और क्या रह जाएगा आपके पास, ये ऐसे फ्रेगमेंट, ठीक है, और ये एक फ्रेगमेंट जो है ऐसे अलग हो गया, ठीक है। सो ये है एक्सोन्यूक्लियस जो एंड ऑफ द स्ट्रैंड पे एक्ट करेगा, और एक तो एंडोन्यूक्लियस, एंडो मतलब अंदर, बीच में जो आपका डीएनए स्ट्रैंड है उसको बीच में से कट करेगा। दोनों में समझ आ गया बेटा, बात क्लियर हुआ? तो न्यूक्लियस जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, वन इज एंडोन्यूक्लियस, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। ये एक्सो, ये हो गया एंडो। हम जो अपनी बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं हमेशा एंडोन्यूक्लियस का। किसका यूज करते हैं? एंडोन्यूक्लियस का, ठीक है। चलो इनके बारे में एक दो पॉइंट लिख दो, ठीक है। तो अगर मैं एक्सोन्यूक्लियस की बात करूं तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? इट रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। इसमें लिख दो, इट रिमूव्स द न्यूक्लियोटाइड, जो आपका बेस पेयर है वो, इट रिमूव्स द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। एंड ऑफ डीएनए से इसने क्या कर दिया? न्यूक्लियोटाइड को बाहर निकाला। और जो एंडोन्यूक्लियस है, इट मेक्स कट एट स्पेसिफिक पोजीशन। एंडोन्यूक्लियस में आप क्या लिखोगे बेटा? इट मेक्स कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन दी डीएनए, ठीक है। अभी मैंने स्पेसिफिक पोजीशन क्यों कही? देखो बेटा, एंडोन्यूक्लियस जो है, हमें ऐसा ही एंडोन्यूक्लियस यूज करना है जो हम चाहते हैं कि ये डीएनए को यहां से कट करे तो वो वहीं से ही कट करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो इसमें क्या लिखा हमने? इट मेक्स अ कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द, बीच में, विद इन द डीएनए। और ये क्या करता है? जो बिल्कुल एंड पे न्यूक्लियोटाइड लगी होती है वहां पे कट करता है और उस एक न्यूक्लियोटाइड को, उस एक बेस पेयर को अलग कर देता है, ठीक है। सो दिस इज न्यूक्लियस, इस दो टाइप के हो गए, एक्सोन्यूक्लियस एंड द एंडोन्यूक्लियस। आई होप इतनी बात क्लियर है बेटा, एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है और एंडोन्यूक्लियस क्या होता है। इतनी बात तो होगी क्लियर। चलो फिर अब हम बात करते हैं, जो मैं बोल रही थी ना एंडोन्यूक्लियस वाली, वो यहां पे बात करते हैं। अब ये जो आपके एंडोन्यूक्लियस हैं, ये होंगे आपके दो टाइप के। एक होता है बेटा टाइप 1 एंडोन्यूक्लियस, और दूसरा क्या हो जाता है आपका? टाइप 2। एक है टाइप 1 और एक है टाइप 2। अगर मैं टाइप 1 एंडोन्यूक्लियस की बात करूं तो इनको डिस्कवर किया था आर्बर ने, ठीक है। और जो टाइप 2 है इसको डिस्कवर किया था बेटा स्मिथ ने, हैमिल्टन स्मिथ, ठीक है। टाइप 1 एंडोन्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? आर्बर ने। टाइप 2 को किसने डिस्कवर किया था? स्मिथ ने, ठीक है। सबसे पहले देखो टाइप 1 एंडोन्यूक्लियस की सिंपल सी बात है, मैंने बताया था ये बीच में कट लगाते हैं, पूरी लंबी सी चेन है, डीएनए का स्ट्रैंड है, उसको बीच में सबसे पहले क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ हमें यहाँ पे कट लगाना है, उस साइट को रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर कट लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिकॉग्निशन दोनों ही करते हैं,
पहले तो देखेंगे ना भाई ये डीएनए फ्रेगमेंट है भी कि नहीं, उसको रिकॉग्नाइज तो करेंगे, ठीक है, रिकॉग्निशन करते हैं ये। उसके अलावा ये क्या करते हैं बेटा, मिथाइलेशन भी कर देते हैं। समझ रहे हो मिथाइलेशन का मतलब, समझ रहे हो, जो हमने बोला था कि जो जीनोम है, कि जो जीनोम है, खुद का जो जीनोम है उसको मिथाइलेटेड कर देते हैं, और बाहर से अगर कोई जीनोम आता है, बाहर से कोई डीएनए आता है, उसको कट करते हैं। तो ये टाइप 1 एंडोन्यूक्लियस ऐसे एंजाइम थे कि इनको यहाँ पर मिथाइलेज अलग से एंजाइम की जरूरत नहीं थी। ये एक एंजाइम खुद ही जो है, इसमें ताकत थी कि ये अपने खुद के जीनोम को, जिस बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट है उसके जीनोम को ये क्या कर देता था, मिथाइलेटेड कर देता था, और वेट करता था अगर बाहर से कोई और किसी का जीनोम आ गया तो उसको कट कर देता था। तो यहां पर जो टाइप 1 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इनको अलग से मिथाइलेज एंजाइम की जरूरत नहीं है, ये खुद ही मिथाइलेशन कर सकते थे। ठीक है, सो ये क्या करते हैं बेटा, रिकॉग्निशन करते हैं, मिथाइलेशन करते हैं, ऑफ कोर्स कट करते हैं डीएनए को, कट द। अब ये डीएनए को बेटा कहीं पे भी कट कर सकते हैं, इनकी कोई स्पेसिफिक साइट नहीं है कि भैया यहीं पे कट करेंगे। जबकि हम बात करें टाइप 2 की, तो टाइप 2 जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना बेटा, बहुत सारे हमने डिस्कवर किए हैं, और हर एक एंजाइम की खुद की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये स्पेसिफिक बेस पेयर पर ही जाकर कट करता है। ठीक है, बट ये जो है ये कहीं पर भी अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए ये डीएनए को कट कर सकते थे। सो इनका क्या काम था बेटा, रिकॉग्निशन कर सकते थे, मिथाइलेशन कर सकते थे, दे कैन कट द डीएनए। और चौथा, अगर इनको अपना काम करना है, दे रिक्वायर्स एटीपी एंड मैग्नीशियम आयन। देखो भाई, हमें यूज करना है, हमें एंजाइम यूज करना है, मतलब हमें तो लैब में यूज करना है। अब लैब में हम इनको एटीपी बाहर से नहीं दे सकते हैं, तो इनका सबसे बड़ा कारण जो हम इनको बायोटेक्नोलॉजी में यूज नहीं करते हैं वह यही है कि इनको एटीपी की जरूरत होती है, इसलिए ये एंजाइम्स बायोटेक्नोलॉजी में यूज नहीं होते। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लिख सकते हैं, नॉट यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि इनको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, इसलिए ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज नहीं हो सकते। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो अब हम अगर इसकी बात करते हैं टाइप 2 की, ऑफ कोर्स इनका भी काम क्या है, रिकॉग्निशन का तो है। ठीक, दूसरा ये क्या है बेटा, दे कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। ये जो है स्पेसिफिक साइट पे ही डीएनए को कट करते हैं। साथ में दे रिक्वायर ओनली मैग्नीशियम आयन, इनको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ी, इनको जो है एटीपी की जरूरत नहीं थी। सो इसलिए हम इनको यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के अंदर हम टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करते हैं, टाइप 1 का नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनको बाहर से एक तो एटीपी देना पड़ता है, ऊपर से ये कहीं पर भी कट कर देते हैं, कोई स्पेसिफिक साइट पे कट नहीं करते। जैसे ये स्पेसिफिक साइट पे कट कर रहे थे, ये एक स्पेसिफिक साइट पे नहीं करेंगे बेटा, ये जैसे पूरा डीएनए का स्ट्रैंड है कहीं पर भी कट कर देंगे। ठीक है, बट ये स्पेसिफिक साइट पे कट करेंगे, और हमें ऐसा ही एंजाइम चाहिए जो एक स्पेसिफिक साइट पे कट करे। इतनी बात क्लियर है। सो एंडोन्यूक्लियस दो टाइप के हो जाते हैं आपके, टाइप 1 एंडोन्यूक्लियस एंड द टाइप 2. टाइप 1 was discovered by the Arbor, टाइप 2 was discovered by the Smith. दोनों का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। इनको एटीपी चाहिए तो इसको हम दे आर नॉट यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। वहां सिर्फ मैग्नीशियम आयन चाहिए जो हम इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दे आर यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है। चलो अब अगर हम इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात करते हैं, जो पहला एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो डिस्कवर किया गया था, दैट वाज द HIN3। ठीक है, सो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर किया था, दैट वाज HIN2। ठीक है,
जो हिंद, ये जो बाहर पे 2 लिखा है बेटा, ये रोमन वाले जो आई होते हैं ना, वो है ये, ठीक है। सो जो पहला न्यूक्लियस, जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो डिस्कवर किया गया था, दैट वाज हिंद 2, ठीक है। किस पे, कौन सा था बेटा वो, हिंद 2, ठीक। अब इसकी फंक्शनिंग जो है वो किस पे डिपेंडेंट करती है, या यूं कह लो ये कैसे काम करता है, ये सिर्फ तभी काम करेगा कि जब इसको एक स्पेसिफिक डीएनए की सीक्वेंस मिल जाएगी, ठीक है। जो ये हिंद 2 एंजाइम था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, ये एक स्पेसिफिक एक रिकॉग्निशन साइट है इसकी। अगर मतलब एक स्पेसिफिक 6 बेस पेयर की एक साइट होती है बेटा, 6 बेस पेयर मिलकर एक जो है सीक्वेंस बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। अगर उस पूरे लंबे से डीएनए फ्रैगमेंट में इसको ये वो वाली 6 बेस पेयर की सीक्वेंस अगर जहां मिलती है, ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पर कट करता है। समझ आए? तो इसकी फंक्शनिंग जो है वो डिपेंडेंट होती है अपॉन द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस साइट। एक जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है वो सिर्फ उसी पे ही कट करता है। समझ आ रही है आपको ये बात? ठीक है, ये बात समझ आई बेटा कि ये हमेशा एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पे ही कट करेगा। कैसे, पहले हम इसको देख लेते हैं कैसे कट करेगा, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, फिर लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम एक डीएनए सीक्वेंस लिखते हैं बेटा, हम कैसे लिखते हैं, बेस पेयर, ये कट करता है GTC, जी ग्वानिन थायमिन साइटोसिन, GTC GAC ऐसी होती है हमारी। मान लो कि एक स्ट्रैंड ऐसे चल रहा था, ठीक है। ये मैं कह देती हूँ दिस इज 5 एंड दिस इज 3 एंड, ये एक स्ट्रैंड था, ठीक है। ये ऐसे चल रहा है। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होंगे वो कैसे होंगे बेटा, G के साथ क्या आता है आपका C, T के साथ A, फिर आ जाएगा यहाँ पर GC TG। देखो इसको आगे पीछे पढ़ो, एक जैसा दिखेगा, GTC GAC इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। अभी आगे बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि ये मान लो कि ये एक बेस सीक्वेंस थी, तो ये क्या हो जाएगा, 5 एंड हो जाएगा, ये 3 एंड हो जाएगा। याद है ना, जो आपके ये क्या है, बहुत लंबा सा एक डीएनए स्ट्रैंड था, उसमें से मैंने एक स्पेसिफिक, जो मैं कह रही हूं ना, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट जो है वो हमें मिल गई उस डीएनए स्ट्रैंड में, और वो साइट थी यही होनी चाहिए। अगर ऐसी रिकॉग्निशन साइट एक डीएनए स्ट्रैंड में प्रेजेंट है, वहीं पर जो आपका ये हिंद 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये कट करेगा, इसके अलावा ये कट नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये हिंद 2 क्या करेगा, पूरे डीएनए स्ट्रैंड को इंस्पेक्ट करेगा, उसको देखेगा अच्छे से। अगर उसको देखेगा और फिर ढूंढेगा, अगर उसको ये मिल गई, उसने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, तब कहीं जाके ये कहेगा कि हाँ अब मैं काम करूंगा। और ये हमेशा जो कट है वो कहां लगाता है, ये कट लगाता है G और C बेस पेयर के बीच में, ठीक है। G और C बेस पेयर के बीच में, ठीक है। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, इट कट बिटवीन GC बेस पेयर। G और C का जो बेस पेयर है बेटा, वहां पे कट लगाएगा। अगर ये यहां पर इसने कट लगा दिया तो अब क्या होगा, देखो। और हमेशा याद रखो, देखो कट लगाने का मतलब ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर कट लगाया, नहीं, दोनों स्ट्रैंड्स में इक्वली कट लगाता है। इसने इसके ऊपर कट लगाया, ये क्या रह गया, GTC CAG GAC CTG। समझ आ रहे हो? यहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आया, कौन से वाला, हिंद 3 आया, उसने उसको यहां से कट किया, यहां से कट किया। ये जो है ये 6 बेस पेयर सीक्वेंस है, दिस इज 6 बेस पेयर सीक्वेंस, 6 बेस पेयर सीक्वेंस स्पेसिफिक फॉर हिंद 2।
हिंद 2 के लिए ये स्पेसिफिक 6 बेस पेयर सीक्वेंस है। जब उसको, बेटा समझ लो अच्छे से इस बात को, जब उसको इस डीएनए स्ट्रैंड में ये मिल जाती है तो दिख गया, अरे हाँ ये तो मेरे वाली है, तो ये क्या करता है, इस जी और सी के बीच में कट लगाता है। ऊपर वाले स्ट्रैंड पे ये ऊपर से कट किया, नीचे वाले स्ट्रैंड पे कट के, दोनों पे हमेशा कट करेगा, और ये दोनों फ्रैगमेंट्स जो हैं अलग हो गए। अब आप देखो ये बीच बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कट हुआ है, तो इनको हम क्या कह देते हैं बेटा, दीज आर द ब्लंट एंड्स। दीज आर द ब्लंट एंड्स। ये क्या होते हैं बेटा, ब्लंट एंड्स। बस अभी इतनी बात याद रख लो, कट कर दिया उसने, ब्लंट एंड बन गए। लेकिन ब्लंट एंड को ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? क्लियर है बेटा इतनी बात? सो आप क्या कह सकते हो कि जो हिंद 3 है इसकी जो फंक्शनिंग है वो डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस। ठीक है, फंक्शनिंग जो है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। सो आप इसमें लिख दो, इट्स फंक्शनिंग डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड ये एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है स्पेसिफिकली फॉर द हिंद 2, ये यहीं पर ही कट करेगा। ठीक है, और एक बात याद रखना बेटा, हिंद 2 इसको डिस्कवर किया गया बट इट वाज करेक्टराइज्ड 5 years आफ्टर इट्स डिस्कवरी। मतलब कि करेक्टराइज का मतलब क्या है, इसको डिस्कवर तो कर लिया बट इसको नाम दिया गया या इसकी एक्टिविटी को अच्छे से पहचाना गया आफ्टर द 5 years। ठीक है, सो इसके अंदर ये एक पॉइंट लिख सकते हो आप, इट वाज करेक्टराइज्ड 5 years लेटर। इट वॉज करेक्टराइज्ड 5 year लेटर। इसको डिस्कवर तो कर लिया था बट इट वॉज करेक्टराइज्ड 5 year लेटर। ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक है, सो 6 बेस पेयर स्पेसिफिक फॉर हिंद 2, और इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक 6 बेस पेयर सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी कह देते हैं। जो 6 बेस पेयर की स्पेसिफिक सीक्वेंस है जहां पर हिंद 3 एक्ट करेगा, इसको हम क्या कह देते हैं बेटा, रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी कह देते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब अगर हम इस हिंद 2 को के साथ साथ आज के टाइम के अंदर बेटा 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो हैं डिस्कवर हो चुके हैं फ्रॉम द 253 स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया। समझ आ रही है आपको ये बात? ठीक है, 230 स्ट्रेन्स, हाँ 230 स्ट्रेन्स। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, क्या कह रहे हैं कि बिसाइड दिस हिंद 3 बोल रही हूँ मैं बार बार, हिंद 2, ठीक है, हिंद 2, बिसाइड दिस हिंद 2 more than 900 restriction endonuclease enzymes have been discovered from the 230 strains of bacteria। ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, सो आप लिख लो इसको। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, besides hind 2 more than 900 restriction endonuclease enzymes have been discovered, अभी ऑफ कोर्स डिस्कवरी चली रही है, have been discovered from 230 strains of bacteria।
ठीक है, मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, लिख दो इसमें, विच रिकॉग्नाइजेस डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, मतलब हर एक एंजाइम के लिए उसकी खुद की जो है रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट या सीक्वेंस, डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट लिख दो, दो जगह, विच रिकॉग्नाइजेस डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, पीछे भी आप क्या लिख सकते हो, उसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस लिख सकते हो या कह दो साइट। ठीक है, क्लियर बेटा, इतनी बात क्लियर है कि कितने ज्यादा एंजाइम्स जो हैं हम डिस्कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेमिंग ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है, नोमेनक्लेचर कह लो, या ये जो नेमिंग है एंजाइम्स की, ये कैसे हम देते हैं, नेमिंग ऑफ एंजाइम, नेमिंग ऑफ एंजाइम। अब सबसे ज्यादा जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम यूज करते हैं दैट इज ई कोर I1। ठीक है, ई कोर I1 दिखा देती हूं मैं आपको, ई कोर I1। ठीक है, ये है आपका एक सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, या यूं कह लो कि हमने जो है हमारी बुक के अंदर सबसे ज्यादा इसी को यूज किया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज ई कोर R1। अब ये एंजाइम, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसको, ये जो ऑफ कोर्स ये तो एंजाइम है ना, इसको एक बैक्टीरिया से लिया गया। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया से लिया गया बेटा एशर्शिया कोलाई, जिसका स्ट्रेन जो था दैट वाज RY13। आपको याद है, थोड़ा सा आइडिया है ना, कि जो मान लो कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ई कोलाई भी बहुत सारे ई कोलाई बैक्टीरिया है, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन्स भी होते हैं बैक्टीरिया के, डिफरेंट टाइप ऑफ जीनस होता है, स्पीशीज होता है, फिर उनके बहुत सारे स्ट्रेन्स भी होते हैं। सो ये वाला जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है दैट इज ई कोर I1, इट वाज, कहां से इसको लिया गया था, इट वाज मतलब यूं कह लो इसको लिया गया था फ्रॉम द एशर्शिया कोलाई, स्ट्रेन का नाम क्या था RY13। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं, आइसोलेट कहां से किया गया था, ई कोर I इज आइसोलेटेड फ्रॉम, कहां से आइसोलेट किया गया बेटा, फ्रॉम एशर्शिया कोलाई, सर्शिया फ्रॉम सर्शिया ER, यही होती है स्पेलिंग, सर्शिया कोलाई RY13। ठीक है, यहां से इसको लिया गया है या डिस्कवर किया गया है। अब सिंपल सी बात है, अब ध्यान से समझना नेमिंग कैसे करते हैं। जो फर्स्ट पूरा का पूरा एंजाइम है, ठीक है, जो ये फर्स्ट लेटर है, ये ई, ये जो फर्स्ट लेटर है बेटा, ये क्या बताता है, ये बताता है जीनस, ये बताता है जीनस। जो इस केस के अंदर क्या है, जो इस केस के अंदर क्या है बेटा, इट इज एशर्शिया। एशर्शिया पहला जो लेटर है ई, वो क्या बताता है, जीनस, क्या बताएगा, जीनस। चलो, अब ये जो सेकंड दो आगे के जो दो लेटर है, मतलब सेकंड और थर्ड, CO, ठीक है, ये क्या बताता है बेटा, ये बताता है स्पीशीज। स्पीशीज, CO का मतलब है यहां पर कोलाई। ठीक है, सबसे पहला वाला जो लेटर है वो क्या बता रहा है, जीनस बता रहा है। दूसरे वाला क्या बता रहा है बेटा, स्पीशीज बता रहा है। फिर उसके बाद वाला ये जो लेटर है ये क्या बताता है, इसका स्ट्रेन, क्या बताएगा कि कौन से स्ट्रेन से इसको लिया गया है। सो यहां पर हम लिख देते हैं RY13।
ये RY13 स्ट्रेन से लिया गया है, ठीक है। फिर ये जो लास्ट है, ये जो है रोमन न्यूमरल, रोमन न्यूमरल ये क्या बताता है बेटा कि किस सीक्वेंस में इसको आइसोलेट किया गया या इसको डिस्कवर किया गया। ये जो एंजाइम है इकोर I1 हो गया, तो इसका मतलब ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ इकोलाइज के अंदर। इकोलाई के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुए, समझो इस बात को। इकोलाई जो है उसकी बहुत सारी स्ट्रेन्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रेन्स में डिफरेंट एंजाइम डिस्कवर हुए, बट उनके अंदर ये जो RY13 वाला स्ट्रेन है, इसके अंदर सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को एंजाइम जो है उसको डिस्कवर किया गया। सो ये जो रोमन न्यूमरल जो है ये बताता है ऑर्डर इन विच दे आर आइसोलेटेड। ऑर्डर इन विच द एंजाइम इज आइसोलेटेड, किस ऑर्डर में एंजाइम जो है इसको आइसोलेट किया गया है फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्ट्रेन। दैट स्ट्रेन, उस स्ट्रेन के अंदर से इस एंजाइम को कब किस ऑर्डर में, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, मान लो कि दूसरे नंबर पे इसको डिस्कवर किया जाता तो यहाँ पे 2 न्यूमरल आ जाते, तीसरे पे हो जाता तो 3, फिर चौथा, जैसे रोमन न्यूमरल्स लिखते हैं ना 1 वाला और 2 वैसे, ठीक है। सो आपने क्या देखा कि जो पहला लेटर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, जीनस। दूसरा और तीसरा लेटर जो है CO वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपका स्पीशीज। उससे नेक्स्ट लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा स्ट्रेन में से उसको लिया गया है। और जो सबसे लास्ट वाला है वो बताता है रोमन न्यूमरल कि किस ऑर्डर में उस स्ट्रेन में से इस एंजाइम को निकाला गया है, आइसोलेट किया गया है। समझ आ गई बात, समझ आई। चलो अब एक काम करो, अब ये वाला काम तुम करो, कोशिश करो जरा। HindIII इसकी भी नेमिंग कर ले एक बार हम। HindIII इतनी बात हमने जो की थी इसकी, चलो इसकी भी नेमिंग करते हैं। HindIII बोल देती हूँ यार, 2 है, HindII, ठीक है। इसकी नेमिंग करते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, H की अगर तुम बात करो तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, जीनस को। और यहां पर जो जीनस है दैट इज हीमोफिलस, H रिप्रेजेंट्स दी हीमोफिलस, ये हो गया हीमोफिलस। फिर आखिरी के मतलब सेकंड और थर्ड लेटर जो होंगे HIN जो होगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग द स्पीशीज, स्पीशीज जो कि क्या है यहां पर बेटा, इन्फ्लुएंजा। IN फॉर इन्फ्लुएंजा मींस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये जो D है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका स्ट्रेन। D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, स्ट्रेन। और ये जो है ये क्या है, रोमन न्यूमरल्स। कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस ऑर्डर में इसको आइसोलेट किया गया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन से। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई सेकंड नंबर पे इसको जो है आइसोलेट किया गया था। तो जब ये इसको अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, जब इसको सेकंड नंबर पे आइसोलेट किया गया तो हम ऐसे क्यों कहते हैं कि पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो डिस्कवर किया था दैट इज HindII, तो HindI होना चाहिए था। देखो बेटा जो HindI था ना दैट वाज द टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको हम यूज ही नहीं करते, हम तो टाइप 2 यूज करते हैं ना, इसलिए, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो कि जो HindI है जो HindI है बेटा, ये क्या है, इट इज अ टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इज अ टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन
और हमें कौन सा यूज करना है, टाइप 2 वाला। टाइप 1 तो कहीं पे भी कट कर रहा था, हमें कौन सा यूज करना है, टाइप 2 वाला, जो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पर ही कट करेगा। हमें बस ऐसे ही एंजाइम चाहिए। अच्छा वो छोड़ो, नेमिंग समझ आ गई, ठीक है। हिंद 2 की खुद से करी कि नहीं करी, या जो मैम ने लिखा वो लिख लिया, हिंद 2 की खुद से की ना, हाँ खुद से करनी थी, ठीक है। तो अब बेटा आप किसी भी केस की नेमिंग कर सकते हो। आप ऐसे नेमिंग करनी आती नहीं है, आपसे क्या पूछा जाएगा कि जब आप नेमिंग करते हो तो फर्स्ट लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस। साथ साथ बोलो, फर्स्ट लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस। सेकंड वाला क्या है, सेकंड और थर्ड लेटर जो एक साथ हम बोलते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज। देन उसके बाद वाला जो लेटर है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन, और जो नंबरिंग है दैट आर द रोमन न्यूमरल, जो आपको बताते हैं द ऑर्डर इन विच दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्ट्रेन। उस पर्टिकुलर स्ट्रेन में से इन एंजाइम्स को, इन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को किस टाइमिंग पर आइसोलेट किया, डिस्कवर किया। क्लियर? क्लियर है बेटा ये बात? लिख भी लिया होगा साथ में आपने, ठीक है। ठीक है, चलो अब हम एक थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, काफी देर होगी डायग्राम से बनाई जा रहे हैं, कुछ लिखते हैं। क्या लिखें? हम लिखेंगे ये कि हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है सबसे पहले क्या करता है, पूरा डीएनए जो स्ट्रैंड है उसको इंस्पेक्ट करता है, फिर अपनी एक जो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट है उनको रिकॉग्नाइज करेगा, तो सेकंड स्टेप इज रिकॉग्निशन। फिर रिकॉग्निशन करने के बाद वो उस जगह पर जाकर अटैच हो जाता है, इट जस्ट बाइंड टू द डीएनए स्ट्रैंड्स, और वहां पर फिट कट कर देता है। और आपको याद रखना है, इट कट बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स। ये क्वेश्चन आया था, इट इज अ पीवाईक्यू, फिर से बता रही हूं, इट कट्स बोथ द स्ट्रैंड। आपको एक ऑप्शन मिला था उसके अंदर कि जो है ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को कट करेगा, जी नहीं, ये दोनों स्ट्रैंड्स को कट करेगा। ये बात हम अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस साइट है, इट इज द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस साइट। ये कैसी होती है बेटा, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस साइट होती है। पैलेंड्रोम का मतलब क्या होता है कि उसको आप आगे से पढ़ो चाहे उसको पीछे से पढ़ो, वो बिल्कुल सेम दिखती है, ठीक है। क्लियर इतनी बात? चलो तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है इट फंक्शंस बाय फर्स्ट इंस्पेक्टिंग द एंटायर स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस functions by inspecting the entire length of DNA। इंस्पेक्शन समझ आ गया? सबसे पहले वो क्या करता है भाई, इंस्पेक्शन करेगा। सबसे पहले क्या करता है, इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन करने के बाद अपनी रिकॉग्निशन साइट, जो उसकी खुद की रिकॉग्निशन साइट है, उसको ढूंढ लेगा, ठीक है। सो इट फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द एंटायर लेंथ ऑफ द डीएनए। वंस इट्स फाइंड द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, यहां पे एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस लिख दो। वंस इट finds the specific DNA sequence, that is recognition site। याद है रिकॉग्निशन साइट, जैसे हमने हिंद 2 के लिए आपको बताई थी ना रिकॉग्निशन साइट, वैसी ही इकोलाई की भी मैं भी बताऊंगी कैसी होती है। वंस इट फाइंड्स द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, इट बाइंड्स it binds to DNA strands। ये क्या करता है, उन डीएनए स्ट्रैंड्स के साथ जो है बेटा बाइंड कर सक जाता है, एंड कट ईच ऑफ द 2 डीएनए स्ट्रैंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड इट कट ईच ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए। कट्स each of the
स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जो उसकी शुगर फॉस्फेट की जो बैकबोन है वहां से उसको कट करेगा, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो क्या रह जाएंगे, ऐसे हैंगिंग रह जाएंगे, स्टिकी स्टिकी से रह जाएंगे, ठीक है। सो इट कट ईच ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट in their sugar phosphate बैकबोन। बेटा डीएनए का स्ट्रक्चर याद है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है वो कौन बनाता था, आपका फॉस्फेट ग्रुप, और जो राइबोज शुगर या डिऑक्सी राइबोज, डीएनए की बात करें डिऑक्सी राइबोज शुगर, जो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ऐसे एक बैकबोन बनाते हैं, जिसके साथ में क्या अटैच होती हैं, ये डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते हैं, लाइक ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन। याद आ गया, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं तुम लोग भूल ही ना गए हो। देखो ऐसे होता था हमारा, ये सीधी सी बना देती हूँ, ये ऐसे होता था, ठीक है। ये जो आपने जो दो लाइन बना दी, ऐसे नहीं लग रहा है, ऐसे जैसे सीढ़ी होती है हमारी, लैडर लाइक जो सीढ़ी होती है, उसका जो पकड़ने वाला होता है वो बना दिया। दिस इज द बैकबोन। कौन बनाता है बेटा, शुगर बनाता है, और साथ में फॉस्फेट। शुगर कौन सा होता है यहाँ पे, डिऑक्सीराइबोस, क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इनके साइड से ही यहाँ पर अटैच होती हैं आपकी न्यूक्लियोटाइड्स, ये अटैच होती हैं न्यूक्लियोटाइड। यहाँ ए है तो यहाँ पे टी होगा, यहाँ सी है तो यहाँ पे जी होगा। ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बीच बीच में क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जो आपका ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आता है ना, वो कहाँ पर कट करता है, वो इनको दो डीएनए है, इनको ऐसे कट कर देता है, यहाँ से ऐसे कट करेगा तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को लेके ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात, बैकबोन भी रब हो गया। बैकबोन तो हमने क्या लिखा बेटा, सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा, वो पूरी लेंथ ऑफ डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा, अच्छे से देखेगा, देखने के बाद वो अपनी एक रिकॉग्निशन साइट जो स्पेसिफिक बेस पेयर के सीक्वेंस है उसको पहचान लेगा तो जाके अटैच हो जाएगा, इट विल बाइंड टू द डीएनए स्ट्रैंड। बाइंड होने के बाद ये करेगा कट, ठीक है। और कट सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को नहीं करेगा, दोनों स्ट्रैंड को करेगा, और जो शुगर फॉस्फेट का जो बैकबोन है उसको वहां से कट कर देगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, क्लियर, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि ये जो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट है, इट इज द पैलेंड्रोमिक साइट, ठीक है। चलो आगे लिख देते हैं इसको, कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ही करता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस identifies the specific, अब मैंने एक वर्ड यहां पे यूज किया, स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अभी पैलेंड्रोमिक क्या होता है, पैलेंड्रोमिक का मतलब होता है जिसको आप आगे पीछे जैसे भी पढ़ो आप सेम ही पढ़ोगे, आगे पीछे कैसे भी पढ़ो उसको आप सेम ही प्रोनाउंस करोगे। जैसे कि होता है मलयालम, मलयालम, ठीक है। जैसे कि क्या है बेटा आपका मलयालम। अब इस मलयालम को आप कैसे भी पढ़ लो, इस मलयालम को आप कैसे भी पढ़ो, ऐसे पढ़ो या इसको उल्टा पढ़ लो, या इस तरफ से पढ़ो, या तो इस तरफ से पढ़ो बेटा या इस तरफ से पढ़ो, एक जैसा ही पढ़ा जाएगा। सिमिलरली एक होता है आपका मैडम, जैसे आपकी ये मैम है रूपाली मैम, ठीक है। अब इसको भी कैसे भी पढ़ लो आप, ठीक है, चाहे आप आगे से पढ़ो ऐसे पढ़ो, चाहे इसको ऐसे पढ़ो, सेम ही पढ़ा जाएगा, सेम ही लेटर्स आपको दिखेंगे। मलयालम को ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो या वैसे पढ़ो, सेम ही लेटर्स हैं,
ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही जब मैं बात करती हूँ इकोलाई की, जब हम बात करते हैं, पहले हमने हिंद की जो है स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंस दिखाई थी, वो भी देखो पैलिंड्रोमिक थी। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, ये है कि पैलिंड्रोमिक नहीं, जीटीसी पीछे से पढ़ो जीटीसी, जीएसी पीछे से पढ़ो जीएसी, सेम है। सो इट इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सिमिलरली जो आपका इकोलाई है, इसके लिए भी जो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही होती है, और उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का नाम क्या होता है बेटा? GAATTC, GAATTC। तो इसको पीछे से पढ़ेंगे तो भी TAATTC। इट इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फॉर द ई कोलाई। ये किसके लिए है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? ई कोलाई के लिए है। अब आपको याद रखना है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, दैट इज ई कोराई 1, ये इसको कट करता है जी और ए के बीच में। कहाँ पे कट करेगा बेटा? जी और ए के बीच में। अब आपने पहले तो क्या किया था, हिंद वाले में बीच में से कट करवाया था, तो भाई ब्लंट एंड बन गए थे। अब इसको देखना है आपको कैसे ये स्टिकी एंड बनाएगा। ठीक है, कैसे ये स्टिकी एंड बनाता है। चलो इसको फिर से यहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। क्या थी आपकी बेस सीक्वेंस? GAATTC, फिर यहाँ लिख दो बेटा GAATTC। जो ई कोलाई है, यहाँ पे लिख देते हैं, ई कोलाई कट्स बिटवीन G एंड A। G और A के बीच में ये कट करेगा, तो ये यहां से कट करेगा और ये यहां से कट करेगा। ठीक है, यहां से कट करेगा, यहां से कट करेगा। अब कट करने के बाद देखो, कट करेंगे, देखो कट करेगा मतलब ये इतना पोर्शन भाग जाएगा। ठीक है, नीचे से ये G चला जाएगा। देखो अब इसको कैसे बनेगा, ये GCTTA, ये इस टाइप से बना, और ये इतना अलग हो जाएगा। तो ये कैसे बनेगा? AATTCG। और बेटा यहां लगे होते हैं ऑफ कोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये किससे अटैच थे? हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच थे ना। ठीक है, तो बीच बीच में क्या होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। अब आप देखोगे ये क्या है? ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस हैं। ये क्या है? ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्टिकी एंड्स। ठीक है, ये क्या बन गए बेटा? यहाँ पे ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस बन गए हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्टिकी एंड्स। तो ये क्या है? दीज आर द, ये ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टिकी एंड्स। ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस जिसे हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, यहां पर क्या रह गया? सिंगल स्ट्रैंडेड। यहां पे क्या रह गए? ये सिंगल स्ट्रैंडेड बेस पेयर हैं, जिनके पास ऑफ कोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये स्टिकी हैं। अगर इनको अपने कॉम्प्लीमेंट्री और कोई, समझ लो कि मान लो कोई और हमने वेक्टर लिया, जो हम एक जीन चाहते थे ना वो लिया, वो आकर इससे इजीली अटैच कर सकता है। और इसकी हेल्प कौन कर? अटैच खुद भी कर जाएगा, बट साथ में इसकी फंक्शन को जो फैसिलिटेट करता है, दैट इज डीएनए लाइगेज। ठीक है, इनके फंक्शन को फैसिलिटेट कौन करता है बेटा? डीएनए लाइगेज। तो समझ आया आपको? ई कोलाई 1 जो है, ठीक है, ई कोलाई 1, इसको हमने लिखना था, लिखो ई कोराई 1। ठीक है, ई कोराई 1 जो है, इट कट्स बिटवीन द G एंड A। फिर से देखो, अच्छे से देखो, ये एक पूरी बेस सीक्वेंस थी,
यहां से ऊपर वाले के अंदर उसने जी और ए के बीच में काटना है, तो ई और आई 1 आया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आया, जी और ए के बीच में कट लगा दिया, यहां से आया जी और ए के बीच में कट लगा दिया। जैसे ही कट लगाएगा ये वाला पोर्शन अलग, और यहां से कट लगाया तो ऑफ कोर्स अटैच था तो ये अलग, तो ये अलग आके यहां रह गया, और ये वाला नीचे वाला यही यहां रह गया। अब ये जो है ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस हैं जिनको हम स्टिकी एंड कहते हैं, और ये किसी और कॉम्प्लीमेंट्री अपने बेस पेयर के साथ अटैच कर सकता है, और इसी चीज को हम यूज करने वाले हैं अब किसके अंदर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के अंदर। किसमें यूज करेंगे बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में यूज करेंगे। तो चलो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना ले जरा, ठीक है, चलो बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक चीज और याद रखना हमेशा, फिर से एक चीज बताती हूँ, देखो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ये था, मेरे को इस जीन की जो है बड़ी सारी कॉपीज चाहिए। मैं कहती हूँ ये जीन ना बड़ा अच्छा है, ये इंसुलिन बनाता है, ठीक है, ये इंसुलिन बनाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं इस जीन को एक बैक्टीरिया में डाल दूँ, वो बैक्टीरिया इंसुलिन बनाने लग जाए, मैं चाहती हूँ ये, ठीक है। और अब मैं कहूँ, मैं चाह रही हूँ कि अब वो ये है वो बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया है, ये वो बैक्टीरिया है, मैं चाहती हूँ इसको इसके अंदर डालना। भाई मैं नहीं डाल पाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं एक प्लाज्मिड लूंगी, ठीक है बेटा। मैंने क्या ले लिया, मैंने एक प्लाज्मिड लिया, ये लिया मैंने प्लाज्मिड, ठीक है, ले लिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ, ये मेरे को पता है ये प्लाज्मिड तो इसके अंदर जा सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्लाज्मिड इसको में भेजने से पहले मैं साथ में इसको भी इस प्लाज्मिड के साथ लगा दूं, ठीक है। मैं कैसे लगाऊंगी, मैं यहां पर लेकर आऊंगी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को। मैं किसको लेकर आई बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को। उस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने इसको भी कट किया, इसको भी कट किया, ठीक है। और आपको याद रखना है दोनों को कट करने के लिए सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ढूंढना पड़ेगा। सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाइज ही यूज न्यूक्लियस एंजाइम ही हम यूज करेंगे वेक्टर के लिए भी और इस डीएनए फ्रेगमेंट के लिए भी। समझ आई बात, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड एक्ट एज वेक्टर, दोनों के लिए हम सेम जो है आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की उसकी स्पेसिफिक साइट है, ठीक है। अगर मैं इकोराई 1 ले रही हूं तो वो ऐसे सीक्वेंस पे ही कट करेगा। तो मान लो मैंने इकोराई 1 ले लिया, ये वाली सीक्वेंस इस डीएनए फ्रेगमेंट के पास भी है, इस वेक्टर के पास भी है। एंजाइम गया, उसने इन दोनों को कट किया, दोनों को जैसे ही कट किया तो ऐसे ऐसे पार्ट्स बन गए होंगे। मैंने क्या किया, ये पार्ट अपने जो मेरे को चाहिए था ना जीन ऑफ इंटरेस्ट बढ़िया वाला, ये इसका, और दूसरे वाले का जो वेक्टर था प्लाज्मिड था उसका ये वाला पार्ट लिया और दोनों को लाके ज्वाइन कर दिया। कैसे, अब समझो, ठीक है। ये बात हुई क्लियर मैं क्या कहना चाह रही हूं, ठीक है। पहले तो एक चीज ये लिख लो बेटा कि आप वेक्टर के लिए और जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए दोनों के लिए ही सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो यूज करते हो, ठीक है। सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है वो हम यूज करते हैं। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है इट इज यूज टू कट बोथ डीएनए फ्रेगमेंट एट स्पेसिफिक साइट। लिखो सेम restriction endonuclease enzyme is used to cut the DNA strand, ठीक है। सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज यूज्ड टू कट the DNA strand of vector and foreign DNA, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है। समझ आई बात, ठीक है। सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज यूज टू कट, अरे यार is used
टू कट डीएनए स्ट्रैंड ऑफ वेक्टर एंड फॉरेन डीएनए, मतलब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए वो। चलो अब बना देते हैं हम अपने स्ट्रैंड्स। कौन से कलर के बनाएं, ये बनाते हैं इसके। GAATTC GAATTC इकोर I1 की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा वेक्टर डीएनए, ये मैंने ले लिया है किसका, वेक्टर डीएनए, ठीक। और यहां मैं ले लेती हूं किसका, फॉरेन डीएनए का, GAATTC CTTAAG, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने लिया इकोर I1। इकोर I1 कहाँ पे कट लगाएगा बेटा, यहाँ कट लगाएगा, यहाँ कट लगाएगा, यहाँ कट लगाएगा और यहाँ कट लगाएगा। दिस इज द फॉरेन डीएनए। ये क्या है बेटा, फॉरेन डीएनए है, ये वेक्टर डीएनए। फॉरेन डीएनए कौन सा, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो बढ़िया सा जीन आपको चाहिए, जिसके लिए आप ये पूरा खेल तमाशा कर रहे हो, ठीक है, वो है आपका फॉरेन डीएनए, ठीक है। दोनों का था, दोनों को किसने कट कर दिया बेटा, सेम इकोर I1, इकोर R1, दोनों को इसने कट किया, क्या बनेगा देखो, GCTAA, ठीक है। ये वाला स्टैगमेंट बना इसका, इसका हम लेंगे ऊपर वाला पार्ट, ये बनेगा आपका AATTCG। दिस इज द स्टिकी एंड, ये भी क्या है बेटा, स्टिकी एंड है। दोनों के ही क्या है, स्टिकी एंड है कि नहीं, दोनों के स्टिकी एंड, ठीक है। अब ये दोनों स्टिकी एंड जो है ये आपस में करने वाले हैं ऐसे ज्वाइन। रिकॉम्बिनेंट बनाना ना, वेक्टर के साथ हमने उसको ऐड करना है, दोनों को सेम एंजाइम से कट करवा दिया, ऊपर का पार्ट अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, ये बच गया, दोनों को ज्वाइन करवा दो। स्टिकी एंड है, स्टिकी एंड तो है ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, और इनकी जो ये बॉन्डिंग है इसको फैसिलिटेट कौन करेगा, डीएनए लाइगेज करेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब इन दोनों को क्या करवा देंगे, हम ज्वाइन करवा देंगे। सो GCTTAA, यही था, GCTTAA, ठीक है। ये वाला यहां बना दिया बेटा, दूसरे वाले पार्ट को ले आते हैं। दूसरा क्या था, AATTCG, कैसे आएगा, टी के साथ क्या करेगा, ग्रीन से लाओ, AATTCG। अब ये जो हमारा बना है, दिस इज कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमने क्या किया, स्टिकी पार्ट्स आर joined by hydrogen bond. This joining is facilitated by DNA ligase. This joining is facilitated by DNA ligase and what we obtained is, अब हमें मिला क्या है, this is recombinant DNA, या आप इसको क्या कह सकते हो,
rDNA, ऑफ कोर्स ये क्या है, किसके अंदर बन गया है, ये प्लाज्मिड जो आपका वेक्टर डीएनए है, अब वो क्या बन गया बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वेक्टर डीएनए क्या बन गया है आपका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आई बात समझ में, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। फिर से देखो हमने क्या किया, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लिया उस फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट के लिए और अपने वेक्टर डीएनए मतलब यहाँ पे ये क्या था, दिस वाज द प्लाज्मिड, ये क्या था बेटा, प्लाज्मिड था, ठीक है। दोनों को E और I1 से कट करवाया, दोनों ने सेम कट लगाए, कट लगाने के बाद ये ओवरहैंगिंग स्टिकी एंड्स बन गए, ओवरहैंगिंग स्टिकी एंड्स बने। ये ओवरहैंगिंग स्टिकी एंड्स जो है विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ कोर्स ज्वाइन कर जाएंगे, और इस ज्वाइनिंग को फैसिलिटेट कौन करता है, डीएनए लाइगेज करता है, और आपका ये अब क्या बन गया है, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या बन गया बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, rDNA, जो हमें चाहिए था वही हमें मिल गया, ठीक है। चलो अब इस चीज को हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर से डिस्कस करें इसको। आपकी बुक में एक बहुत बढ़िया सा एक डायग्राम सा दिया हुआ है जीन क्लोनिंग के ऊपर, देखो ये था हमारा फॉरेन डीएनए, मैं कह देती हूँ ये है फॉरेन डीएनए, ठीक है, और दिस इज द प्लाज्मिड या वेक्टर डीएनए। प्लाज्मिड और द वेक्टर डीएनए दोनों को जब करवाया, ठीक है, सो इनको क्या दे दिया बेटा, E कोर I1 मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दिया, तो इनके फ्रैगमेंट्स हो गए, ये बन गए फ्रैगमेंट्स, ठीक, ये ऐसा हो गया, ठीक। अब क्या करा हमने, इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये क्या बन गया आपका, rDNA वेक्टर प्लाज्मिड, rDNA का वेक्टर प्लाज्मिड। अब इससे आगे की प्रोसेस यहां कर देते हैं, इसको डाल देंगे हम E. coli के अंदर, ठीक है, E. coli के अंदर डाला, और इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, हमने कर दी है ट्रांसफॉर्मेशन, क्या कर दी, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस इज ट्रांसफॉर्मेंट। समझ आई, जब आप ये रिकम्बिनेंट डीएनए जो आपने बनाया है, जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया है, इसको जब आप दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, ये मान लो ये E. coli, ट्रांसफॉर्मेंट E. coli है, ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, इसके अंदर जब आपने डाला, इसके अंदर आपने डाला, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। आपने क्या कर दिया है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, तो आपके पास ये क्या बन गई, E. coli विच इज ट्रांसफॉर्मेंट E. coli, ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी है ये। इसके अंदर एक क्या है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसके अंदर क्या है बेटा, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डल चुका है। अब ये सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, जीन क्लोनिंग। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, सेल डिवाइड किया, जीन क्लोनिंग हुई, तो ये बेसिकली क्या बन गए हैं आपके, दीज आर द क्लोन्स, ठीक है। समझ आ रही है आपको, जो आपने रिकम्बिनेंट डीएनए लिया था, जो आपने एक वेक्टर बनाया था, इसको आपने एक
बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। कौन सा बैक्टीरिया? इकोलाई ले लिया हमने। इकोलाई जैसे जैसे डिवाइड कर रहा है वैसे वैसे आपका जो प्लाज्मिड है, जो ये आरडीएनए है, ये भी डिवाइड करके अपनी कॉपीज बना रहा है और इसे हम क्या कहते हैं? जीन क्लोनिंग। और हमें यही करवानी है। सिर्फ हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने बस ये करवा दिया तो बात खत्म हो गई। भाई तुमने ये करवा दिया, इसके बाद तुमने एक ऐसे सेल में इसको डालना है जहां पर ये जाकर डिवाइड भी कर सके, जहां पर ये जाकर हमेशा डिवाइड भी कर सके। ये याद रखना आप। और अगर आपको एक चीज याद हो, अगर आपको एक चीज याद हो, आप जो है इस प्लाज्मिड के अंदर इसको हमेशा कहां पर ऐड करवाते हैं? कहां ऐड करवाते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI साइट पर ही ऐड करवाते हैं। हमेशा एक ऐसा प्लाज्मिड लेना है जिसके पास ORI साइट हो, वहां इसको ऐड करवाना है और फिर साथ में ये क्या करता रहेगा? डिवाइड करता रहेगा। ORI का आगे डिस्कस करेंगे। इतनी बात क्लियर होगी बेटा? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात सबको, आई होप सबको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। चलो समझ आ गई जीन क्लोनिंग कैसे करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे करते हैं। एक बात याद रखनी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेम यूज करते हैं दोनों के लिए। दोनों स्ट्रैंड्स जो है डीएनए पे वहां पे कट लगाता है, स्टिकी एंड बनते हैं। स्टिकी एंड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्वाइन करते हैं। इनकी ज्वाइनिंग को फैसिलिटेट करता है डीएनए लाइगेज। कौन फैसिलिटेट करता है बेटा? डीएनए लाइगेज। अब देखो तुम एक चीज देखो, अब यहां पर ये देखो, डीएनए के 3 फ्रेगमेंट हो गए। डीएनए के 3 फ्रेगमेंट हो गए थे, ऐसे यहां पर भी प्लाज्मिड के फ्रेगमेंट हुए होंगे। तो एक दिमाग लगाने की सोचा है तुमने कि फ्रेगमेंट हुए, हमें क्या पता कि हमें कौन से वाला यूज करना है। अब डीएनए ऐसे तो है नहीं नेकेड आई तुम सीधा देख रही हो ये रहा डीएनए उठा के लगा दो, ऐसे तो ना तुम्हें दिखेगा। और जैसे ही इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटता है तो इसके तो 2 3 4 5 पार्ट, कितने भी पार्ट बन सकते हैं, पार्ट बन जाएंगे। अब इन पार्ट्स को आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अलग कैसे करेंगे कि ये स्पेसिफिक पार्ट ही मुझे चाहिए था, इसको मैं लूंगी और इसको मैं उस प्लाज्मिड के साथ जाके अटैच करवाऊंगी। तो इसकी भी एक टेक्निक है, जिस टेक्निक को हम कहते हैं बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम क्यों यूज करेंगे? फॉर द सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने कट मार मार के इसको ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और हो सकता है और भी पार्ट में डिवाइड कर दे, तो हमें कौन सा वाला, इन तीनों में से तुम्हें कौन सा चाहिए, तुम्हें कौन से वाला पार्ट चाहिए, वो तो तुम्हें सोचना पड़ेगा ना, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए जो टेक्निक यूज करते हैं दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हमारा अब सेकंड टॉपिक जो है दैट वो क्या है बेटा? सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक लिख लो इसमें, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। ये जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने जो फ्रैगमेंट्स बना दिए हैं डीएनए के, उनको अलग करने के लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं दैट टेक्निक इज नोन एज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो क्या लिखोगे आप? कटिंग ऑफ डीएनए strand by restriction endonuclease. Cutting of DNA strand by restriction endonuclease results in fragments of DNA. Results in fragments of DNA. Now these fragments are separated with the help of a technique known as the gel electrophoresis. ठीक है? These segments are separated by a process known as, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। प्रोसेस को हम क्या कहते हैं?
फ्रैगमेंट्स जो आपके बन गए थे, ऐसे ऐसे करके फ्रैगमेंट्स बन गए थे ना, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इनको सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं दैट इज नोन एज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, दैट इज नोन एज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो है एक चीज आपको पता होनी चाहिए, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। प्रिंसिपल जो हम इसके अंदर यूज करते हैं, अगर आपको याद हो बेटा, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, तो हम जब बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो आपका डीएनए है इट इज नेगेटिवली चार्ज। डीएनए कैसा होता है बेटा? नेगेटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि वहां पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज। ये आपको पता है कि नहीं पता है? तो डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज है। तो जो आपके ये फ्रैगमेंट्स बने थे, ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बने थे, ये सब क्या होंगे? नेगेटिवली चार्ज होंगे। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम इस नेगेटिव चार्ज को ही यूज करते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, एक ट्रे लेते हैं, मैं अभी नॉर्मल सा बता रही हूँ, एक ट्रे लेते हैं और उसको अटैच, उसके अंदर फ्रैगमेंट्स डाल देते हैं और उसको अटैच करवा देते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से। तो एक तरफ एनोड होगी, एक तरफ कैथोड होगी। तो एनोड क्या होता है बेटा? आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। डीएनए कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। सो ये जो प्रिंसिपल है कि ये जो डीएनए फ्रैगमेंट जो नेगेटिवली चार्ज हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है बिहाइंड दिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कि डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज है एंड इट मूव्स टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज्ड एनोड। यही एक प्रिंसिपल है छोटा सा जो हम यूज करते हैं इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल में हम क्या लिख सकते हैं? डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज। डीएनए फ्रैगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। डीएनए फ्रैगमेंट क्या है बेटा? नेगेटिवली चार्ज हैं एंड दे मूव टुवर्ड एनोड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इनको रख दिया जाए सो दे विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज दैट इज एनोड। ठीक, सो इसमें लिखो दे मूव्स टुवर्ड्स एनोड in a electric field through a matrix or medium। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि ऐसे नहीं हो सकता ना आपके डीएनए फ्रैगमेंट ऐसे ही रख दो, वहां पे कुछ चार्जिंग लगा दो और मूव करने लग जाए। नहीं, डीएनए फ्रैगमेंट को एक पर्टिकुलर से एक मीडियम के अंदर रखना पड़ेगा। नॉर्मली अगर आपने सुना हो अगार अगार, है ना, जो हम सीवीड है, जो हम एक नेचुरल पॉलीमर है बेसिकली, जिसको हम सीवीड से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, इस अगार को हम यूज करते हैं। ठीक है, अगारोस जेल जिसे कहते हैं उसे यूज करते हैं। एक ट्रे लेते हैं, उसके अंदर इस अगार को डाल देते हैं। एक ट्रे लेंगे, उसके अंदर इस अगार को डाल देते हैं। अभी समझाती हूँ पूरी टेक्निक। पहले इसको लिख दो कि ये जो मीडियम जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज द अगारोस जेल। मोस्ट commonly used medium is agarose। ठीक है, agarose natural polymer extracted from seaweed। ठीक है, क्लियर है? क्या है ये? एक नेचुरल पॉलीमर है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड। अब हम क्या करते हैं, अब समझना है, देखो हमने एक ट्रे ले ली बेटा, हमने एक ट्रे ली। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ट्रे ली और उसके अंदर हम कुछ पहले से एक प्लास्टिक का एक चीज रख देते हैं। मान लो ऐसी कोई एक लंबी सी ट्रे सी रख दी प्लास्टिक की, या कुछ ऐसे पॉइंट्स रख दिए, ये रख दिए। अब क्या करेंगे, इस ट्रे के अंदर हम
इस ट्रे के अंदर हम हर जगह पर एगारोस जेल डाल देंगे। पूरा एगारोस जेल है, ठीक है। एगारोस जेल डाल देंगे और इसको सेट होने देंगे, ठीक है। एगारोस जेल डालेंगे और इसको सेट होने देंगे। जब आप एक सेट एगारोस जेल को देखते हो तब आपको कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। ठीक है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये क्या है? दे आर द पोर्स इन द एगारोस जेल, पोर्स इन एगारोस जेल। जब आप एक एगारोस जेल को अच्छे से देखोगे ना बेटा माइक्रोस्कोप में, तो आपको ऐसा पोरस सा स्ट्रक्चर दिखता है। अब क्योंकि ये पोरस स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से जो डीएनए फ्रैगमेंट है वो मूव कर पाते हैं, समझ गए। तो अब आपने करना क्या है, अब आप क्या करोगे, आपने एक सिंपल सा काम करना है। अब जो आपका डीएनए फ्रैगमेंट्स जो आपके पास हैं, उन सब डीएनए फ्रैगमेंट्स को इनके अंदर डाल दिया। ये वेल है, ये क्या है? दीज आर द वेल, ये वेल्स हैं, इन वेल्स के अंदर डाल दिया, ठीक है। जैसे ही वेल्स के अंदर डाला आपने, और बाहर की साइड जो है आपने एक सर्किट लगा दिया। दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट लगाया तो यहां पर मैं कह देती हूं, इस तरफ है बेटा पॉजिटिव चार्ज और इस साइड है नेगेटिव चार्ज। ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हैं आपके वो कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज, जो आपने इस वेल में डाले हैं। तो जैसे आप इस पे चार्ज को ऑन कर दोगे, इलेक्ट्रिसिटी मूव करना शुरू करेगी, तो क्या होगा? ये फ्रैगमेंट जो है अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव विल बी अट्रैक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है, तो वो अट्रैक्ट होंगे और वो मूव करेंगे, ठीक है। तो ये करने लग गए हैं भाई मूव। दिख रहा है आपको? अब आपको एक चीज समझ आएगी, क्या? कि यहां पर पार्टिकल्स बड़े हैं और जैसे 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 आप दूर जा रहे हो वहां पे छोटे वाले पार्टिकल्स हैं। समझने की बात यह है कि बेटा जो आपने डीएनए फ्रैगमेंट्स लिए हैं उनमें हर पार्टिकल की लेंथ तो सेम नहीं होगी, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। तो जो स्मॉलर पार्टिकल है दे मूव फार्दर, जो स्मॉलर पार्टिकल हैं वो दूर जाते हैं एज कंपेयर टू द लार्जर पार्टिकल, एज कंपेयर टू द लार्जर पार्टिकल्स, ठीक है। सो दिस इज द, ये क्या है बेटा आपके, आप इसमें लिख सकते हो, ये दे आर द स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट डीएनए बैंड्स। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डीएनए बैंड है। स्मॉलेस्ट वाले जो हैं वो दूर चले जाएंगे, मतलब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, और लार्जेस्ट वाले जो हैं वो थोड़ा पीछे ही रह जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द टेक्निक ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक आप क्या कहते हो, यहां पर पूरा क्या है, दिस इज द एगेरोस जेल। यहां पे ये क्या है बेटा, एगेरोस जेल है, जिसके थ्रू, जिसके अंदर पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू ही जो है आपके डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं। तो बेटा अब हमने क्या किया, छोटे वाले जो हैं वो दूर चले गए और बड़े वाले पीछे रह गए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे कि जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है दे सेपरेट और यू कैन से दे रिजोल्व, ठीक है। सो आप इसमें लिखो डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हैं दे सेपरेट और यू कैन से रिजोल्व, कई बार आपको रिजोल्व लिखा हुआ मिल जाएगा, दे सेपरेट और रिजोल्व अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ।
अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, जिनकी लेंथ छोटी होगी, अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ कह लो या अकॉर्डिंग टू देयर साइज कह दो, लेंथ नहीं कहेंगे हम इसको कह देंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अब इसका मतलब क्या है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दे मूव्स फार्दर एज कंपेयर टू द लार्जेस्ट पार्टिकल, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मूव्स फार्दर, फार्दर मतलब दूर, फार्दर मतलब क्या होता है बेटा, दूर, जो हमने अभी यहां देखा, जो देखो यहाँ पे कितना छोटा सा है, फिर थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पर सबसे बड़ा है, बड़ा छोटा छोटा छोटा, तो जो छोटे पार्टिकल्स हैं दे मूव्स फार्दर, ठीक है, दे मूव्स फार्दर, ठीक, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मूव्स फार्दर, और कहां से मूव करते हैं, फ्रॉम द एगोरोस जेल, दे मूव्स फार्दर through the sieving effect, सीविंग पता है, सीव मतलब क्या होता है, छलनी, सीव क्या होती है, छलनी, जैसे मैंने आपको बताया था एगेरोस जेल जो है ऐसे पोर, ऐसे सीव से बन जाते हैं इस छलनी के थ्रू, ऐसा है पूरा ऐसे ना, छलनी पोर पोर से हैं, और इन पोर्स के थ्रू ये आपके डीएनए फ्रेगमेंट मूव करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर साइज मूव करते हैं। छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा दूर चले जाते हैं एज कंपेयर टू द लार्जर वंस, ठीक है, इतनी बात क्लियर है बेटा इतनी बात हो गई, समझ आ गई सबको, ठीक है, स्मॉलर द पार्टिकल्स फार्दर इट मूव्स, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मूव फार्दर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको, ठीक है जी, क्लियर हो गई। अब ये जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, ये जो डीएनए फ्रैगमेंट जो सेपरेट हो गए हैं बेटा, ये ऐसे नहीं दिखते, ये ऐसे नहीं दिखते, इनको क्या करना पड़ता है, इनको एक डाई के थ्रू इनको डाई करना पड़ता है, ठीक है, इनको डाई करना पड़ता है, और जो यहाँ पर हम डाई यूज करते हैं दैट इज इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, याद रखना इस बात को। ये जो आपके एगेरोस पार्टिकल्स हैं ये ऐसे ही नहीं दिखेगा, यहाँ पर हमें एक डाई डालनी पड़ेगी, डाई का नाम होता है इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड डाई को हम डाल देते हैं, और फिर हमें नेकेड आई से फिर भी नहीं दिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूवी रेडिएशन को डालते हैं, ठीक है, पहले हमने क्या किया, इसको पूरा डाई कर दिया, स्टेन कर दिया बेसिकली थ्रू द इथिडियम ब्रोमाइड डाई, ठीक है, उसके बाद इसको यूवी लाइट के अंदर इसको हमने देखा विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, और आपको यहाँ पे ब्राइट ऑरेंज कलर के फ्रैगमेंट्स दिखाई देंगे, क्या, ब्राइट ऑरेंज कलर के फ्रैगमेंट्स दिखाई देंगे। अब आप क्या करते हैं, जो फ्रैगमेंट आपको चाहिए, मान लो ये छोटे वाला चाहिए, तो इसको यहां से विद द एगेरोस जेल कट करेंगे, फिर उसको उस एगेरोस जेल से एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे, थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दो, वो ये जेल जो है पिघल जाएगा, आप अपने डीएनए को अलग कर दो, ठीक है, और ये जो प्रोसेस है of extracting out the DNA fragment from this agarose gel is known as the elution, उसको क्या कहते हैं, एल्यूशन कहते हैं, बस इतनी सी बात और करनी है हमको, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे कि ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स, दे आर ओनली विजिबल आफ्टर स्टेनिंग, देखो यहाँ पे सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स visible only after the staining with a particular dye, ठीक है, they are visible only after the staining, सिर्फ आप सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स आर विजिबल ओनली आफ्टर द स्टेनिंग। यहाँ पर जो आप डाई यूज करोगे, इन फ्रैगमेंट्स को यूज करोगे, द स्टेनिंग यहाँ पे लिख देते हैं with ethidium bromide. So separated DNA fragments visible only after staining with the ethidium bromide. ethidium bromide के साथ उसको stain कर दो and it is followed by, उसके बाद followed by exposure to the UV radiation, followed by exposure to UV radiations,
फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन से इसका एक्सपोजर हो जाएगा, ठीक है, फॉलोड बाय एक्सपोजर टू द यूवी रेडिएशन। अब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो आपको कैसे दिखेंगे बेटा, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देंगे, ब्राइट, तभी मैंने ऑरेंज कलर भी यूज कर लिया, ब्राइट ऑरेंज colored bands are seen, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड आपको दिखाई देंगे और इन ऑरेंज कलर को बैंड्स को आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट आउट करोगे। ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स आर सीन, सेपरेटेड बैंड्स जो हैं दे आर कट आउट, ठीक है, क्या करोगे बेटा, बैंड्स आर कट आउट फ्रॉम द एगेरोस जेल, देन बैंड्स या सेपरेटेड, जो सेपरेट हो चुके हैं, देन सेपरेटेड बैंड्स आर कट आउट फ्रॉम द, ठीक है, then separated bands are cut out from the agarose gel and extracted from this gel piece, इसको हम क्या कहते हैं, एल्यूशन। क्वेश्चन आ जाता है इस पर भी, व्हाट इज एल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको डाई कौन सी यूज करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इथीडियम ब्रोमाइड यूज करनी है। क्या आपको ऐसे ही दिख जाएगा, नहीं, आपको यूवी रेडिएशन देनी पड़ेगी। यूवी रेडिएशन दोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ब्राइट कलर के बैंड दिखाई देंगे। अब जो बैंड आपको चाहिए उसको आप कट आउट कर लो और उसके बाद उस जेल में से उसको एक्सट्रैक्ट कर लो। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा गर्म पानी डाल दो, वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एल्यूशन। समझ लो बेटा, मान लो कि मुझे ये वाला छोटा वाला फ्रेगमेंट चाहिए था, ठीक है, तो ये छोटे वाला फ्रेगमेंट मुझे कैसा दिखाई देगा, येलो कलर का, हमने एगेरोस जेल बनाया था ना, तो मैं कह देती हूं कि मैंने ये एक छोटा सा था और इसके अंदर मेरा ये डीएनए फ्रेगमेंट था जो मुझे चाहिए था। सो दिस इज द कट आउट एगेरोस जेल, और उसके बाद उसमें से इस डीएनए फ्रेगमेंट को भी मैं क्या कर लूंगी, अलग कर लूंगी, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एल्यूशन कहते हैं। समझ आई बेटा कि हम क्या करते होते हैं, हमने क्या किया, फिर से देख लो एक बार, हमने क्या किया था, हमने एक एगेरोस जेल लिया, उसके अंदर क्या थे, वेल्स थे जो प्रिपेयर किए हुए थे। उस वेल के अंदर हमने क्या डाला, सारे डीएनए फ्रेगमेंट डाले, उसके अराउंड एक सर्किट लगा दिया और उस सर्किट की हेल्प से ऑफ कोर्स यहाँ पे करंट फ्लो किया। डीएनए फ्रेगमेंट जो है हमारे नेगेटिवली चार्ज हैं, सो दे विल फ्लो टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, और फ्रेगमेंट जितना छोटा होगा वो उतना ही भागेगा, वो उतना ही आपको उस साइड मिलेगा। स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव्स, स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव्स, ये पॉइंट याद रखना, स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव्स, ठीक। सो स्मॉलर पार्टिकल्स मूव फार्दर, ठीक है, थ्रू द सीविंग इफेक्ट ऑफ द एगेरोस जेल। एगेरोस जेल जो मैं आपको बताया उसमें पोर्स होते हैं। चलो भी अपना प्रोसीजर खत्म। अब आपको लेकिन ऐसे ये डीएनए फ्रेगमेंट नहीं दिखेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पे एक डाई यूज करनी पड़ेगी, दैट इज द इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड से उसको स्टेन करने के बाद आपको उसको यूवी रेडिएशन में देखेंगे तो आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देंगे। तो जो भी बैंड आपको चाहिए वो जस्ट आप एगेरोस जेल के साथ ऐसे कट आउट कर लो और बाद में उसको वहां से निकाल लो, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एल्यूशन। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो आज हमने क्या क्या किया, आज हमने क्या, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में मैंने आपको बताया कि पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हमने यूज किया था दैट वाज द हिंद 2। क्यों, क्योंकि 1 जो था वो टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था और टाइप 1 हम यूज नहीं करते हैं, आपको बताया, तो उसको तो एटीपी की जरूरत है, तो हम टाइप 2 ही यूज करते हैं। और टाइप 2 जो था वो पहला वाला कौन सा था, हिंद 2 था। हिंद 2 की मैंने आपको पूरी बेस सीक्वेंस बताई। हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस दैट इज रिकॉग्निशन साइट चाहिए जहां पर वो कट करता है, ठीक है।
ठीक है। जो हिंद 2 है हमेशा कैसे देता है, ब्लंट एंड देता है। अब ब्लंट एंड जो है वो ज़्यादा स्टिकी नहीं होते तो उनको जोड़ने के अंदर बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मेनली हम ऐसे एंजाइम यूज़ करते हैं जो स्टिकी एंड, जो ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस देते हैं, जिनको स्टिकी एंड कहते हैं। जो मान लो ये एक का था, ये दूसरे का था, ये आके ऐसे इजीली अटैच हो जाएं। और कैसे प्रोसीजर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हम करते हैं वो हमने बता दिया। चाहे फॉरेन जीन हो और एक प्लाज्मिड हो, दोनों को कट करवाना है, दोनों को अगर जोड़ना है तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको यूज करना है हमेशा। ठीक है। जो उनके स्टिकी एंड बने हैं दे विल ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। उनकी ज्वाइनिंग को फैसिलिटेट कौन करता है, डीएनए लाइगेज करता है। ठीक है, कर दिया। आपके पास क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। फिर मैंने आपको बताया कैसे कैसे होते हैं, जीन क्लोनिंग होती है। देन हमने किया सेपरेशन एंड द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। ऑफ कोर्स ये आपके क्या होंगे, होमवर्क होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो भी आज हमने किया है। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये सारे के सारे आपके PYQ हैं अभी रिसेंट ईयर्स में जो आए हुए हैं 19, 20, 21, 22। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, अच्छे से करना, अच्छे से लेक्चर देखना। ठीक है, और अच्छे से मतलब नोट्स बना लेना बढ़िया तरीके से। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अगर आप NCERT भी पढ़ेंगे तब भी आपको समझ आ जाएगा। रही बात हमारे NCERT की, तो अभी मैं आपको पूरा, आपको पता ही है मैम के नोट्स ऑलमोस्ट सारी NCERT कवर कर लेते हैं, इतना तो अब आपको पता लग ही गया है। ठीक है, तो हम अभी पूरा चैप्टर करेंगे बेटा, और लास्ट में एक लेक्चर जैसे हम करते हैं NCERT डिस्कशन, वहां पर आप देखोगे कि हम ऑलरेडी सब कर चुके हैं। बट मेरी एडवाइस आपको यही है, प्रॉपर नोट्स बनाओ, साथ साथ में NCERT को साइड में खोलो और सब अच्छे से देखो। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो हमने आज किया उसके 1-2 डायग्राम हम देख लेते हैं एक बार। देखो ये वाला अगर आप डायग्राम देखोगे तो इसमें हमने वही बताया कि हमने एक वेक्टर डीएनए लिया है, एक फॉरेन डीएनए लिया है, दोनों के लिए सेम इकोराई लिया। मैंने सिर्फ ये बेस सीक्वेंस बनाई थी, दोनों को कट किया, ऐसे ऐसे हैंगिंग स्ट्रेचेस बने थे जिनको स्टिकी एंड कहते हैं। इन दोनों को फिर हमने क्या करवा दिया था, ज्वाइन करवा दिया, और ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ये हम कर चुके हैं बेटा। फिर हमने किया था जीन क्लोनिंग, फॉरेन डीएनए है, वेक्टर डीएनए है, दोनों को सेम उससे एंडोन्यूक्लियस से कट करवाया, तो ऑफ कोर्स एक स्पेसिफिक साइट पे दोनों को कट करेगा, और लाइगेज की हेल्प से ये प्लाज्मिड डीएनए जो है प्लाज्मिड के साथ ज्वाइन कर जाएगा। ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया और ये फिर क्लोनिंग हो गई। ठीक है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है, जो हमने भी बना ली है। दीज आर द वेल्स, लार्जेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट दूर जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, सो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसको आगे बढ़ाएंगे और आपका जो होमवर्क है वो डिस्कस करेंगे, और आपको ये होमवर्क ज़रूर करना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।